हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे, पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, सफलता पानी है, सफल होना है, कामयाब बनना है तो मेहनत से पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा अपनी मेहनत पर, अपनी पढ़ाई पर। कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा दावा है और भगवान से मेरी प्रार्थना है और आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, धुआं करते हैं। बड़े जबरदस्त प्रश्न लेकर आए हूं आपके लिए, मात्र 10 प्रश्न मिलेंगे, बड़े धमाकेदार मिलेंगे। तो चलिए साथियों, वाकई जो लिखा है ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं? राउरकेला, कपूरथला, बरौनी या फिर कोयंबटूर? तो साथियों, इस जबरदस्त क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? ये पंजाब प्रांत में पड़ता है और यहीं पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए बाकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राउरकेला ये कहाँ है? ये साथियों उड़ीसा में है और यहाँ पर लौह इस्पात का कार्य काफ़ी मात्रा में होता है। जो बरौनी है यह बिहार में पड़ता है और यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है। और कोयंबटूर ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर ये जो कोयंबटूर है ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चलिए, चारों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ये आपका वाकई ब्रह्मास्त्र प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस के 2017 के ये पेपर में आया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। इसके विकल्प हैं बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या फिर लिवरपूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन। एबरडीन को ही यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। अब खाली एबरडीन बताने से तो काम चलेगा नहीं, ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये है कहां पर, तभी तो आपको कुछ जानकारी होगी। खाली एबरडीन सुनने से जानकारी हासिल नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व में दूसरे सबसे बड़े हेलीपोर्ट और समुद्र में तेल निकालने के लिए एक इंपोर्टेंट जहाज बंदरगाह सेवा के कारण इस एबरडीन को ही क्या कहा जाता है? अक्सर ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप की तेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये स्थित है आपका स्कॉटलैंड में। कहां? यूरोप में है ये, स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा। और इसे ही यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? जो कॉफी के बागान होते हैं ब्राजील में, उनको क्या कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आप मालूम है आपको बड़े बड़े बागान मिलते हैं। स्टेट, स्टेंसियाज, कलखोजेस या फिर फजेंडा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फजेंडा। जो ब्राजील में जो बड़े बड़े विशाल कॉफी के बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है और शायद ही आपको मालूम भी होगा। और जिसको मालूम नहीं तो फ्रेंड ध्यान से सुनना। दक्षिण अमेरिका का जो कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही मात्र खेती के योग्य है। दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती के लायक है। और अधिकतर जो कृषि है वो कृषि योग्य भूमि है वह अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, जहां गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अमेरिका की, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। और ब्राजील उसी का हिस्सा है। ब्राजील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर ये संसार में कहवा के अर्थात कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। और यहाँ की जो लाल मिट्टी होती है जिसे क्या कहते हैं? टेरा रोसा। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है जो कहवा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा टेरा रोसा। लाल मिट्टी को टेरा रोसा कहते हैं। ये जो कहवा की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है और यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यह रहता है कि मैं भले ही आपको क्वेश्चन कम बताऊं, लेकिन एक बार जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जो सवाल आपको डिटेल से पढ़ा दिया, वह आप शायद ही दोबारा कभी भूलेंगे यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कनारी, हम्बोल्ट, ओयासियो या फिर अगुलहास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अगुलहास। जो ये अगुलहास गर्म जल धारा है, यही एकमात्र गर्म धारा है इन चारों में से। बाकी ये तीनों क्या है? बाकी ये तीनों ठंडी जल धारा है। और देखिए, मैं आपके सामने एक जबरदस्त मैप लेकर आया हूं। देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं आपको अगुलहास बनती कैसे है और कहां बनती है। तो देखिए यहां पर देखिए आप, ये आपका क्या है? ये आपका हुआ मेडागास्कर। ठीक है फ्रेंड्स। और एक ये जलधारा आ रही है यहां से, और एक
देखिए अगुलहास जो गर्म जलधारा है यह मेडागास्कर के दक्षिण में, कहाँ, मेडागास्कर के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा से मिलकर, ये आपकी मोजाम्बिक धारा है, मोजाम्बिक धारा से मिलकर जब यहाँ मिल जाती है तो ये अगुलहास गर्म जलधारा बन जाती है। और आप जानते हैं जो विषुवत रेखा है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इससे जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ये जो गर्म जलधारा कहाँ से, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, और जब ये वापस इसकी ओर आएगी, इक्वेटोरियल लाइन की ओर आएगी तो ठंडी जलधारा कहलाएगी। तो यहाँ पर ये अगुलहास गर्म जलधारा बन जाती है और फिर ये आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जो पश्चिमी अपवाह के कारण, जो पश्चिमी अपवाह तंत्र है उसके कारण ये जो पश्चिमी हवाएं इधर से चल रही है तो ये क्या करेगी, इस गर्म जलधारा को ऐसे इसको पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ देगी, और फिर ये आगे बढ़ जाएगी और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की ओर से होकर निकल जाएगी, और फिर ऊपर जाकर ये यहाँ से फिर ये ठंडी जलधारा बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो है आप तंत्र समझ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कैसे बनती है, क्यों बनती है, और किसको गर्म जलधारा कहते हैं, किसको ठंडी कहते हैं। ये पूरा एक टॉपिक होगा विधिवत, बिल्कुल पूरे डिटेल के साथ में लेकर आऊँगा इस टॉपिक को मैं। बस आप फिलहाल यहाँ ये समझ लीजिए कि जो इन चारों विकल्पों में से सिर्फ एक अगुलहास धारा है जो गर्म जलधारा है, और ये यहाँ ये मोजाम्बिक और ये मोजाम्बिक धारा और ये मेडागास्कर जलधारा मिलकर बन जाती है आपकी कौन सी, अगुलहास गर्म जलधारा, जो आगे बढ़ती है पश्चिमी हवाओं के कारण, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक चली जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है ये कहाँ, वापस विषुवत रेखा की ओर। चलिए उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ये आपका जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार ये आपका क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया है। तो इसके विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो देखिए साथियों, जो ये हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये सबसे सुदृढ़ है, किंतु जो लिंगानुपात है उसके मामले में सबसे नीचे है। और यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वह है आपका 861, अर्थात प्रति 1000 लड़कों पर कितना, 861 लड़कियों की संख्या है यहाँ पर। और जो ये पश्चिम बंगाल है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 950, और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 931, और महाराष्ट्र में है लिंगानुपात कितना, 922। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस हिसाब से सबसे जो कम लिंगानुपात है वह हरियाणा में है, लेकिन यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत है, सुदृढ़ राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच, यह आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में और समझा देता हूं। जो भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कुछ समानता है तो कुछ असमानता भी है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति, जिसे हम ना तो वो समवर्ती सूची में होती है ना वो राज्य सूची में होती है, वो जो बची हुई होती है वो किसके पास, वो केंद्र के पास होती है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका में। वहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है, राज्यों में निहित है, केंद्र के पास नहीं होती, जबकि भारत में है केंद्र के पास होती है। अच्छा, वो विकल्प बी की बात करते हैं तो अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है, ऐसा नहीं है भाई साहब। भारत में केंद्र के पास है तो अमेरिका में किसके पास है, राज्यों के पास है। तो ये भी समानता नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। बिल्कुल है भाई साहब, यहां भी ऐसा ही है और अमेरिका के संविधान में भी वहां पर भी ऐसा ही है। जो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति है दोनों में समान है। और बचा विकल्प डी, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। भारत का जो उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं, तो उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, वहां पर मनोनीत सदस्य नहीं होते। फ्रेंड्स याद रखिएगा। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति की जो पास वीटो शक्ति की वीटो पावर है, पॉकेट वीटो की शक्ति है, उसके अलावा कुछ और भी समानताएं हैं, जैसे कि संघीय व्यवस्था है, उसकी संघीय व्यवस्था की प्रणाली है, और न्यायिक पुनरावलोकन है। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति मैंने बता दिया। और एक और है कि राष्ट्रपति का जो सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, अर्थात यहां पर भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है।
तो ये सभी कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ असमानता भी है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, वहां राज्यों के पास होती है, करेक्शन, वहां राज्यों के पास होती है, यहाँ केंद्र के पास होती है। और जो इसमें लिखा है कि अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास होती है, बिल्कुल अमेरिका में राज्यों के पास होती है, लेकिन भारत में केंद्र के पास होती है। और उच्च सदन में कुछ मनोज सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं होते हैं। तो ये सभी असमानताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति, जिसे कोरम कहते हैं, वह कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो देखिए, जो कोरम होती है, जिसे हम गणपूर्ति कहते हैं, सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। जो गणपूर्ति है वह सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है, चलता है। और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। इसका यह मतलब है, यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है, जो गणपूर्ति है वो नहीं पूरी होती है, तो यह अध्यक्ष या फिर सभापति का दायित्व बनता है कि वह या तो सदन को स्थापित कर दे या फिर गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। मतलब कि जब तक ये जो 10वां भाग है, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य पूरे नहीं होते हैं, तब तक जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है या सभापति है, वह चाहे तो सदन को चलाए या फिर सदन को तब तक रोके रखे जब तक ये गणपूर्ति पूरी ना हो। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अर्थात जब लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं और जो पार्टी जीतती है, जो बहुमत में आती है पार्टी, तो उसका जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, या फिर कह लीजिए कि पूरी लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, वह ही जो है क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त होगा। और थोड़ा सा और सुनिए इसके बारे में कि संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या फिर कह सकते हैं कि जो सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। और आमतौर पर देखा जाता है कि लोकसभा का जो सबसे सीनियर होता है, सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सबसे वरिष्ठ सांसद होता है, उसी को जो है इस पद के लिए चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है। और राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, तो भाई साहब स्वयं खुद राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाते हैं। दिमाग में छाप लीजिएगा इस बात को। और प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त भी होती है। और वह क्या करता है कि नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें पीठासीन अधिकारी होता है, उसका अध्यक्ष होता है, एक तरह से लोकसभा स्पीकर होता है। और उसका जो मूल कर्तव्य है वह नए सदस्य जो चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाता है, उसमें मदद करता है, और वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अर्थात जब नया अध्यक्ष जो परमानेंट है वो चुन लिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाए तो ये जो पद है वो अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे जो सीनियर सदस्यों में से किसी एक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जिसे शपथ दिलवाता है खुद राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 जून को निम्न में से क्या मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या फिर ओजोन दिवस? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। और बाकी के बारे में जान लीजिए भाई साहब। जो पृथ्वी दिवस है वह कब? वह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और जो तंबाकू निषेध दिवस है यह 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 31 मई, 31 मई। और जो ओजोन दिवस है सभी जानते हैं कि 16 सितंबर को यह मनाया जाता है ओजोन डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक आकलन के अनुसार 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वातावरण का तापमान कितने डिग्री तक बढ़ा देगा? इस पर आप 10 स्टार लगा लीजिएगा, 5 छोड़िएगा। आप इस पर 10 स्टार छाप लीजिएगा भाई साहब, ये क्वेश्चन फंसेगा। और ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदूषण की समस्या जगह जगह बनी हुई है, खासकर दिल्ली जैसे इलाके में।
तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी, मैं आपको थोड़ा डिटेल से इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए इसका राइट आंसर जान लीजिए आप। सबसे पहले इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री। यदि एक आकलन के अनुसार एक 400 ppm जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका स्तर वातावरण में बढ़ जाए इतना, तो तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। यदि 800 हो गया तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन हम ऐसी उम्मीद नहीं करते, हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आएंगे और प्रदूषण की समस्या को कम करने में सरकार का, अपने देशवासियों का सहयोग करेंगे। तो साथियों थोड़ा सा जानिए इसके बारे में कि ये बढ़ता क्यों है, कि ये कारण क्या है इसका। देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है कि वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी होती है कौन सी, ग्रीन हाउस गैसें। और इनमें सबसे जो ज्यादा उत्सर्जन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन, ये आदि सब करती है। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जो वातावरण के ताप में अर्थात उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी करती है, वृद्धि करती है, उसमें सहायक होती है। और एक आंकलन किया गया था, एक अनुमान लगाया गया था कि जो 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का यदि स्तर वातावरण में बढ़ जाए तो टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका UPPSC 2017 में पूछा गया था, इसलिए मैं यहां इसको लेकर आया हूं। थोड़ा सा बदल कर पूछा गया था, लेकिन मैं आपको और अच्छे रूप में आपके सामने इस क्वेश्चन को प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 400 ppm CO2 बढ़ गई वातावरण में तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा भाई साहब, इसलिए इसको रोकना है। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अब आपको एक जबरदस्त चैलेंज के साथ छोड़े जा रहा हूं। मेरा चैलेंज है कि आप इसका राइट आंसर शायद ही ना दे पाओ। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कर्नाटक राज्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब अब आप सोच रहे हो कि इसमें जो मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का नाम तो आया नहीं, क्योंकि झांसी की रानी तो यहीं से संबंधित थी। लेकिन भाई साहब याद रखिएगा क्वेश्चन जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा छांट कर लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप फटाफट से कमेंट करिएगा और डिटेल के साथ में चाहिए मुझे ये कि ये कहाँ स्थित है और इसे कब स्थापित किया गया था, वो भी आपको बताना है, वो सन बतानी है। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको सफल लगी है, तो आप उसको सफल कर दीजिए और ज़्यादा, और वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स को जो सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही दमदार धमाकेदार धुआं करने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में अपने बिजी रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आप अच्छा बनेंगे, तभी आप कुछ बड़ा अधिकारी बनेंगे। और मेरी प्रार्थना है भगवान से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आपकी जो मेहनत है उसको सफल करे, आपको जल्दी से जल्दी कामयाब बनाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धमाकेदार धुआं करने वाली जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।